हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इसके 50 क्वेश्चंस और इससे पहले 7 सेट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो वो हमें नदी बतानी है जो लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा गया है। तो लोथल जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है? सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये प्राचीन काल में साबरमती और भोगवा नदियों के संगम पर स्थित था। तो इसीलिए ये पूछा है कि ये कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो कौन सा आएगा? भोगवा नदी। यहाँ पर एक गोदी मिली है जो समुद्री आवागमन तथा व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन मतलब अपना जीवन के लिए अपना खर्चा चलाने के लिए जो कमाते हैं उसके लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक, उसको क्या कहा जाता था? उपाध्याय। जबकि पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख किया है। एक तो आचार्य, एक प्रवक्ता और एक श्रेणीय तथा अध्यापक। और इसमें जो सबसे बड़ी पदवी होती है वो आचार्य की पदवी होती है। लेकिन इसमें पूछा है कि जीविकोपार्जन वाला, तो ये आएगा उपाध्याय, ऑप्शन सी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र, मृग का मीनिंग होता है हिरन, तो हिरन के साथ चक्र, ये किस घटना का वर्णन हुआ है? ये हुआ है प्रथम उपदेश गृह त्याग। एक तो पहला ये कि महाविनिष्क्रमण, इसको क्या कहा जाता है? गृह त्याग। जब उन्होंने अपना घर त्यागा था तो उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। और गृह त्याग के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात में एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसको बोला जाता है संबोधि। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसको संबोधि बोला जाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद सारनाथ के मृगताप में इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये नाम याद रखने हैं कि महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा, गृह त्याग, संबोधि हो जाएगा जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और उसके बाद निर्वाण, जो उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, उनकी कहाँ पर मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। तो उसे कहा गया महानिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण। तो ये पूछा है मृग सहित चक्र द्वारा जो चित्रण हुआ है वो हुआ है प्रथम उपदेश का। नेक्स्ट है, बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो जो बरकरी संप्रदाय का उद्भव हुआ था वो दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान में हुआ था। तो यही पूछा है कि इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? पंढरपुर में। और बरकरी का मतलब क्या होता है? बरकरी का मतलब होता है वारी या फिर करी, मतलब परिक्रमा करने वाला। बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो बिना बेकार के किसने कराया था? ये कराया था रुद्रदामन फर्स्ट ने। बिना बेकार मतलब बिना कर लगाए, बिना टैक्स के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट है, अपनी समृद्धि व ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? तो इसमें से बताना है पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, उज्जैनी या फिर काशी। तो ये जो महोदय नगर है इसे कहा जाता है कान्यकुब्ज को। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के आग्रह पर वो कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया था, और उसने अपनी राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज जो है हस्तांतरित कर दी थी। तो इसी वजह से ये जो हर्षचरित में लिखा है, जो वाणभट्ट द्वारा रचित है हर्षचरित, उसमें कन्नौज को जो है महोदय नगर भी कहा जाता है। तो महोदय नगर को कान्यकुब्ज लिखा आ जाए, क्योंकि कान्यकुब्ज पहले कहा जाता था और अब इसका नाम है कन्नौज। तो ये तीनों एक ही नाम है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने 11वीं शताब्दी में दिल्ली का मतलब दहली शहर की स्थापना की थी? तो राजपूत वंशों में से बताना है किसने 11वीं शताब्दी में की थी? तो ये की थी तोमर वंश ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर ही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण कराया था? तो 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण कराया था? एक कॉलेज का।
एक संस्कृत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में निर्माण कर दिया गया था, जिसका नाम पड़ गया था अढ़ाई दिन का चौपड़ा। इससे पहले ये एक संस्कृत कॉलेज था। मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो ये पहले भी आया था कि सिराज ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? जौनपुर को। इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराई थी। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनबी आशिका लिखी थी? तो खुसरो की जो मसनबी है आशिका, उसमें देवल देवी के बारे में वर्णन किया गया है और ये इसमें पूछा है कि किसके आदेश पर लिखी थी? तो खिज्र खां के आदेश पर लिखी थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बाबर के साम्राज्य में कौन कौन सम्मिलित थे? ये हमें कूट के माध्यम से बताना है कौन कौन से थे। तो बाबर के जो साम्राज्य में सम्मिलित थे, काबुल का क्षेत्र भी था, पंजाब का क्षेत्र भी था और आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है उसका क्षेत्र भी था, लेकिन राजस्थान का क्षेत्र नहीं था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। एक तो हमें ये याद रखना है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? गियास बेग भी था, खुर्रम भी था, आसफ खां भी था। और जो इसके गुट का नाम था ये भी पूछ सकते हैं, तो इसके गुट का नाम था जुनता गुट, जिसमें उसका पिता भी था, उसकी माता थी, उसका भाई था, ये तो भाई था आसफ खां, और शहजादा खुर्रम भी थे। लेकिन जो जहांगीर था वो इसके गुट का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर द्वारा जो बनाई गई इमारतें हैं, एक तो हम पहले ये देख लेते हैं अकबर ने कौन कौन सी बनवाई थी। एक तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था, आगरा का किला बनवाया था, शीश महल, पंच महल, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, ये सारी चीज़ें अकबर ने बनवाई थी। और जहांगीर ने क्या बनवाया था? अकबर का मकबरा और लाहौर में स्वयं का मकबरा। शाहजहां ने बनवाया था मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद। लेकिन इसमें पूछा गया है कि दिल्ली, ये जो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी ये बनवाई थी आगरा में। तो दो मोती मस्जिदें, एक तो दिल्ली के लाल किले में और एक आगरा के किले में। तो इसमें पूछा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1961 को पानीपत में मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इसमें यही पूछा है किस शासनकाल में हुआ था? तो उस टाइम पे जो मराठा शासन था वो किसके हक में था? बाजीराव के हाथ में था। ये भी पूछ सकते हैं किन किन के बीच में हुआ? मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। तो अंग्रेजों और मराठा के जो बीच में युद्ध हुआ था उसमें हमें देखनी है, उसके बाद जो भी युद्ध होते थे उसके बाद संधि, ट्रीटी होती थी, समझौता। तो ये पूछा है कि कौन सी संधि है? तो अर्जुन गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को, तो ये भी हुई थी। फिर देवगांव की संधि भी हुई थी, ये कब हुई थी? अब हमें उसके ये हुई तो तीनों थी लेकिन उसको टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है। देवगांव की संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 को और बेसीन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। तो जो इसमें पूछा है कि सही अकॉर्डिंग इसका जो है वो क्या है, तो सबसे पहले बेसीन की संधि हुई है तो 3 आएगा। 3 तो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, कौन सा होगा हमारा आंसर? 3, 2, 1। पहले बेसीन की संधि हुई है, फिर देवगांव की संधि हुई है, फिर अर्जुन गांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी M.N. लोखंडे ने। ये कब हुई थी? सितंबर 1884 में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भारतीय भाषा में जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसके कारणों पर लिखने वाला जो पहला इंडियन था वो थे सैयद अहमद खां। इन्होंने इसके कारण के बारे में पहली बार लिखा था, तो ये याद रखना है। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसका प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है हमें सूची फर्स्ट में तो व्यक्ति दिए गए हैं, सूची सेकंड में प्रथाएं दी गई हैं, तो इसे मैच करना है कि क्या हमारा आएगा। फर्स्ट दिया गया है इधर बाल गंगाधर तिलक और कर्नल सलीमेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। तो बाल गंगाधर तिलक का किससे मैच होगा हमारा, इन्होंने किया था बाल विवाह का विरोध, तो ऑप्शन ए का हमारा आएगा 1। नेक्स्ट है कर्नल सलीमन, कर्नल सलीमन इन्होंने किसका किया था, ठगी का विरोध, जो ठगी का विरोध किया था, तो इसका आ जाएगा हमारा 4। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने किया था विधवा पुनर्विवाह की प्रथा को शुरू, तो 5 आ जाएगा। राजा राम मोहन राय इन्होंने किया था सती प्रथा का अंत, तो डी का आ जाएगा हमारा 3। तो 1 4 5 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है, तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। 10 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने मिलकर बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। फिर 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, तो ये महात्मा गांधी ने नहीं की थी, इसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीन्स INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, तो ये बताना कौन से की नहीं की थी। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, लखनऊ अधिवेशन 1936 की भी, और फैजपुर अधिवेशन 1937 की भी। लेकिन जो रामगढ़ अधिवेशन था 1940 का, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, APJ अब्दुल कलाम ने की थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो इन्होंने किसके साथ मिलकर जो है ये बम फेंका था, बकुटेश्वर दत्त के साथ। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा या कह सकते हैं इंग्लिश में सेंट्रल असेंबली में इन्होंने 2 बम आज़ादी व क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके थे। उसके बाद इन्होंने स्वयं को अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, और केंद्रीय विधानसभा में ये पूछ सकते हैं कि किसके नारे दिए गए थे, इनकलाब जिंदाबाद के। नेक्स्ट है जलियांवाला नरसंहार हुआ था, तो जलियांवाला जो नरसंहार है वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था, और सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेजी जनरल ओ डायर ने बिना कोई चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी थी, जिसमें कि कितने लोग मारे गए थे, पूरे 1000 लोग मारे गए थे। और ये पूछ लेते हैं कि किस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी, तो जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी, तो 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी बीपी बाडिया ने, ऑप्शन बी। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे, स्वराज्य पार्टी का जो गठन हुआ था वो मार्च 1923 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में, और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू, इनके दोनों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, इसके दौरान बलिया, सतारा तथा तामुलक में सरकारें गठित हो गई थीं, तो 3 जगह हो गई बलिया, सतारा और तामुलक, तो ऑप्शन में हमारा सतारा है, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो जो नई दिल्ली में 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी उसमें विभाजन का समर्थन किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड है, ये हमें मैच करना है, ये समाज और मिशन दिए गए हैं कि किसका कौन सा है, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है।
प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज का हमारा मैच हो जाएगा। इसकी स्थापना एक तो कब हुई थी, 1867 में हुई थी, और ये किसने की थी, रानाडे ने। तो ए का हो गया हमारा डी, 1 का हो गया हमारा डी। ऑप्शन ए और बी कट कर दीजिए। तो ऐसे वाले ऑप्शन में अगर हमें 2 भी बताएं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, ये किसने की थी, राजा राम मोहन राय थे। तो 2 का हो जाएगा हमारा ए। फिर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, ये किसने की थी आर्य समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती ने। तो 3 का हो जाएगा हमारा सी। फिर है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो हुई थी 1897 में, ये किसने की थी, विवेकानंद ने। तो 4 का हो जाएगा हमारा बी। अगर देखिए हमें रामकृष्ण मिशन पता था तो हमें इससे ही हमारा पता चल जाता कि 4 का बी डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता डी, क्योंकि ये था रामकृष्ण मिशन। इन्होंने इसलिए कंफ्यूज कर ये लिख दिया है कि विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि ये इनके नाम पर था। इन्होंने अपने गुरु के सम्मान में बनवाया था, लेकिन स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। तो जो ई लगा देता उसका आंसर हमारा सी गलत हो जाता। तो ये याद रखना है कि ऑप्शन बी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। भारत की सीमाओं पर 1962 में हुआ चीनी आक्रमण समाप्त हुआ था। तो ये जो चीन द्वारा भारत के विरुद्ध जो आक्रमण हुआ था 1962 में, वो किसकी वजह से समाप्त हुआ था, तो ये समाप्त हुआ था चीन द्वारा एक तरफा रूप से वापस हटने के फलस्वरूप। तो वो अपने आप से वापस हट गई थी, इसी वजह से ये जो आक्रमण था वो समाप्त हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल्स दिए गए हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये देखना है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम पर रोक, ये अनुच्छेद दिया गया 24, जबकि ये अनुच्छेद कौन सा है, 23। तो ये तो हमारा मैच नहीं है। आगे के भी देख लेते हैं। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण, ये सही है, आर्टिकल 22। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल है 21A। लोक नियोजन में समानता, आर्टिकल 16। तो हमारा कौन सा मैच नहीं है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से हमें मैच करना है। तो सूची फर्स्ट में हमें संविधान के भाग दिए गए हैं और उसके सामने कि कौन सा भाग किससे रिलेटेड है। तो ये रोमन नंबर में लिखा गया संविधान का भाग XP। XP का मीनिंग क्या होता है, 15, 10 + 5 15। अब संविधान का जो भाग 15 है वो किससे रिलेटेड है, निर्वाचन से रिलेटेड। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4th। फिर है संविधान का भाग ये है 16। 16 किससे रिलेटेड है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो बी का हो जाएगा हमारा 3। फिर है 17वां भाग। तो संविधान का 17वां भाग किससे रिलेटेड है, राजभाषा। तो सी का हो जाएगा 2। और है 18 भाग। 18 भाग में क्या है, इमरजेंसी से रिलेटेड, आपात उपबंध। तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 4 3 2 1 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा नहीं है, ये बताना है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये भी है। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। लेकिन समान काम के लिए समान वेतन जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। यह वर्तमान के भारत के संविधान में सुनिश्चित तो किया गया है, लेकिन ये किसका अंक है, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। और आर्टिकल कौन सा है, 39 है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिमंडल होती है संसदीय सरकार में वो हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो एक तो हमारी जो 3 टाइप की सूचियां होती है, एक तो केंद्र सेंटर की होती है जिसपे केंद्र कानून बनाता है, स्टेट सूची पे स्टेट, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची कंकरेंट, उस पे दोनों ही कानून बना सकती हैं। उसके बाद जो बचती हैं उसको रेसिडुअल में डाल दिया जाता है, मतलब अवशिष्ट सूचियां। जो अवशिष्ट सूची होती है उस पर भी जो कानून होता है वो केंद्र ही बना सकती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो जो 0R है वो किससे लिया गया है, वो संसदीय व्यवस्था वो भारत की ही देन है। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको 0R या शून्यकाल कहा जाता है। ये कब से जारी है, 1962 से ये जारी है। इसमें संसद के सदस्य बिना किसी पहले सूचना दिए प्रश्न उठा सकते हैं और उसका टाइम क्या होता है, 12 से दोपहर को 1 बजे तक।
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के न्यायवादी की भी, इनका आर्टिकल है 76। नियंत्रक व लेखा परीक्षक इनका है 148, इनकी भी नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल आर्टिकल 155, इनकी भी नियुक्ति। तो इन तीनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो किस तारीख से रह सकता है? अपने पद ग्रहण की तिथि से, जब से वो अपना पद ग्रहण कर लेगा उससे 5 साल तक वो अपने पद पर धारण रहेगा। ये कौन से आर्टिकल में है? 56 का फर्स्ट पार्ट में। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो जो राज्यसभा की निश्चित सदस्य जनसंख्या है वो कितनी है? 250। ऑप्शन डी। राज्यसभा की संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा का स्पीकर होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंध के राष्ट्रपति को सहमति भेजने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडल द्वारा जो आधे राज्य से कम हो उनका अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से विषय जो हैं उसमें शामिल होते हैं। तो इसमें जो है राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व ये भी होता है, 7वीं अनुसूची में से कोई एक ये भी है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ये भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ये बताना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, या फिर सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, या महाधिवक्ता की नियुक्ति। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बाकी तीनों की नियुक्ति मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता, इन तीनों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को, और जो इसकी स्थापना थी वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा की गई थी। आज़ादी से पहले मतलब स्वतंत्रता से पहले सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? तो ये की जाती है उत्प्रेषण। इसका जो मीनिंग होता है सूचना देना या फिर प्रमाणित होना। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल गवर्नर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है और उसके अधीन होती है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार पर अनाश्रित होती है। स्थानीय स्वशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, या फिर राष्ट्र हित के कार्य का संपन्न करता है। तो सही जो है वो ये है, इसका जो प्राधिकार है वो इसे संविधान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये आता है 243 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो इनमें से कौन होगा? वो होगा भारत का राष्ट्रपति, जो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश है उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है उसको हिंदी में बोलते हैं महान्याय अभिकर्ता। ये एक न्यायिक सलाहकार होता है जिसे भारत सरकार नियुक्ति करती है। इसका उल्लेखन जो है वो संविधान में नहीं है, जबकि जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, इसका जो उल्लेख है वो भारत के संविधान 76 में है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में पारित किया गया था, तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन पूछ लें तो उसके बाद 1992 में इसका गठन किया गया था। यह एक वैधानिक संस्था है जो महिलाओं के कानूनी अधिकारों से संबंधित मामलों की निगरानी रखती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया था? तो दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ ये कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। तो जो हमने
अनुसूचित शेड्यूल्स को लर्न करने की ट्रिक की है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसे आप देख भी सकते हैं, उसके थ्रू सारी लर्न कर सकते हैं। तो जब हमारा डी आता है तो उससे आता है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, उससे हमने याद किया था, तो वो आता है 10th नंबर पर। और ये कौन से संशोधन संविधान से जोड़ी गई थी? संशोधन से 52। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। तो आज का हमने ये पार्ट 1 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल को इसके पार्ट 2 के 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।